नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर एक्स। साथियों, एनएएम की जो चॉइस फिलिंग है वो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है और एनएचएम की जो चॉइस फिलिंग है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे स्टार्ट होगी लाइव चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। और एनएएम की जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उनका वीडियो और कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है उसका वीडियो मैंने बना दिया, ठीक है। लेकिन जो साथी एनएचएम और एनएएम दोनों में सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारे लिए बेटर है, हमें क्या ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि मैं जो अपने सारे सीनियर्स हैं जो पहले एनएचएम और एनएएम दोनों में लगे हैं उनसे डिस्कशन करके एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा कि फील्ड के अंदर क्या है, कि वर्कलोड क्या रहता है, बेनिफिट्स क्या है, तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो। इसमें मैंने एक विस्तृत थोड़ी सी तुलना की है जिसमें अपनी सैलरी है, काम करने की जो भी मतलब नेचर क्या है, वर्कलोड क्या है, पोस्टिंग का क्या सीन रहेगा, ट्रांसफ़र का क्या सीन रहने वाला है, फ्यूचर के अंदर हमारी क्या संभावनाएं हो सकती है, कितना हमें टाइमिंग मिल सकता है, वो सारा इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को देखो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलत बात है, तो चैनल को तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं भूमिका और पृष्ठभूमि, ठीक है। ये क्या सीन है दोनों का, एनएचएम और एनएएम का क्या सीन। तो सबसे पहले अभी देखें तो एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एनएएम राष्ट्रीय आयुष मिशन, ठीक है। दोनों के अंतर्गत ही संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारी की भर्ती होने जा रही है, ठीक है। दोनों के अंदर ही क्या है कि आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती हो रही है, ठीक है। अब आयुष में इसमें क्या आएगी, एनएएम में क्या है, आयुर्वेद और यूनानी है, और एनएचएम में बात करें तो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी क्या है, तीनों है, ठीक है, दोनों और तीनों। फिर नियम क्या है, दोनों ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स के तहत ही वैकेंसी हो रही है, कोई अलग है वो नहीं है, दोनों के लिए नियम है वो समान है। फिर अभी सबके मन में यही है कि एनएचएम ज्वाइन करें या एनएएम ज्वाइन करें। अभी कुछ जो फैक्टर है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं भर्ती की एजेंसी। आप सबको पता ही होगा कि आयुष मिशन है वो डीएसआरआरयू जोधपुर के द्वारा करवाया जा रहा है, और नियुक्ति के जो आदेश है वो आयुर्वेद निदेशालय अजमेर के द्वारा आपको प्रदान किए जाएंगे, और पद का नाम है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर रहेगा। इसमें क्लियर है कि आयुर्वेद डॉक्टर और या यूनानी डॉक्टर, ये दोनों पद नाम रहने वाले हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एनएचएम की। तो इसकी भर्ती एजेंसी है वो आरएसएसबी है। नियुक्ति के आदेश है वो एनएचएम जो कार्यालय है मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, उसके द्वारा किया जाएगा, और उसमें जो पद नाम है वो आयुष ऑफिसर आपका रहने वाला है। तो मित्रों, हम देखें कि सैलरी कितनी है और उसकी जो वास्तविकता है सैलरी की वो क्या है। तो एनएचएम के अंदर वो फिक्स है 28,050 रुपये फिक्स है। इसमें कोई टारगेट आपको नहीं दिया जाता है, भाई 28,000 आपको देंगे तो देंगे ही देंगे, ठीक है। आपने कितना काम किया है कितना नहीं किया है वो जो भी हो, लेकिन आपको 28,000 फिक्स मिलेंगे। आयुष मिशन की बात करें, सैलरी तो क्या है कि पूरी 40 है, ठीक है, लेकिन उसमें फिक्स आपको कितने 25,000 ही मिलेंगे। 25,000 तो आपके फिक्स है, लेकिन पीएलपी जो परफॉर्मेंस बेस्ड है वो आपको 15,000 है। अब इसमें आपको टारगेट दिए जाएंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, सर्वे करना होगा, पेशेंट्स कलेक्ट करने होंगे, फिर उनका रिव्यू लेना होगा। ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, सारा डाटा है, आपको टारगेट दिया जाएगा, भाई इतना आपको एक मंथ के अंदर इतना करना ही करना है। वो टारगेट पूरा करोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो ही यह क्या है कि ये पैसे आएंगे, नहीं तो ये पैसे नहीं आएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि टारगेट का क्या सीन है, टारगेट तो पूरा हो जाएगा, तो आप मन माना टारगेट क्या गवर्नमेंट को नहीं भेज सकते हो। आगे आयुष मिशन में सीधा ऊपर आयुष मिनिस्ट्री तक जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तक जाता है सारा डाटा। तो आपको सारा का सारा जितना ये लोग मांगेंगे वो डाटा देना होगा, तभी क्या है कि ये यहाँ से बाकी वाला पेमेंट ये सैंक्शन होगा, ठीक है। फिर हम आयुर्वेद विभाग की बात करें कि भाई आपका जो पेमेंट है वो कहाँ से बनेगा। तो इसमें तो क्या है कि एनएचएम में तो है तो वो तो जो सीएमएचओ है वहाँ से बनेगा, और इसका जो पेमेंट है वो बनेगा जो डीडी ऑफिस रहती है अपना आयुर्वेद की, यहाँ से पेमेंट बनेगा, ठीक है। अब डीडी ऑफिस की पेमेंट बनेगा आपका, और 15,000 है वो आपकी परफॉर्मेंस बेस होगा। तो थोड़ा सा आपको इस हिसाब से भी ध्यान रखना है कि पेमेंट बनेगा कि अब जो आपका मेन आपके ऊपर ऑफिसर रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके प्रति कितनी थोड़ा सा सॉफ्टनेस रखता है। तो इस बेस पे भी इस पेमेंट का फ़र्क ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हम माने कि एनएम की जो भी सैलरी है अच्छी है, लेकिन 15,000 है वो आपके जो टारगेट है, आपकी एलिजिबिलिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क, आपका काम किस में क्या रहने वाला है, ठीक है। आयुष मिशन की बात करें, पूरी तरीके से आयुष मिशन आयुर्वेदिक हिस्सा भी रहने वाला है। मैंने पहले की वीडियो में बताया था, आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत आ रहा है, तो पूरा इसमें सब कुछ आयुर्वेद का होगा, एलोपैथी का कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। जो भी पंचक्रम है, बस्ती है, मरम चिकित्सा, काढ़ा का वितरण, फील्ड की विजिट है, सर्वे है, विभाग की गतिविधियाँ हैं, प्रशासनिक कार्य है, ये भी सारे आयुर्वेद के रहने वाले हैं। तो अगर आप आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत काम कर रहे हो तो आपको फील्ड की विजिट भी देंगे, सर्वे भी देंगे, विभाग के और भी काम मिलेंगे, और जो प्रशासनिक कार्य होंगे जो आयुर्वेद विभाग के डीडी वगैरह आपको देंगे वो भी आपको करने पड़ेंगे। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं वो जो आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट है उसको ले लिया, तो आप एक वीक के अंदर 4 दिन क्या है विजिट पे चले गए और 3 दिन
फ्री बैठे हो, 2 दिन फ्री बैठे हो, तो उसके लिए आपको विभाग अपने काम में लगा देगा, साइड का काम भी करना पड़ेगा, डाटा भी है जो भी है एंट्री भी करनी पड़ेगी, सारा काम करना पड़ेगा इसमें आयुर्वेद की। अब आप मना तो कर नहीं सकते डीडी साहब को कि नहीं नहीं मैं तो ये काम नहीं करूँगा। अगर आप उनको भी पता है कि आप काम कितना कर रहे हो, देखो आपका अगर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा तो ठीक है आपको साइड का काम कम मिलेगा, लेकिन वर्कलोड है वो बिल्कुल है ही नहीं, तो आपको साइड का काम भी करना पड़ेगा, ये भी कन्फर्म है। और अगर हम एनएचएम की बात करें तो एनएचएम के जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, आरसीएच है, एनसीडी है, परिवार कल्याण, जो फैमिली प्लानिंग के सारे प्रोग्राम है, उसमें आपका काम रहता है, कोई साइड का नहीं वर्क रहता है। डेली का काम क्या है, फिक्स रहता है, भाई मेरे को ये काम करना है तो करना है। इसमें आपको मेन जो एलोपैथिक सिस्टम है उसके साथ है, या आरबीएसके की जो मोबाइल टीम है स्क्रीनिंग में जो काम करती है, उसमें एनएचएम और आरबीएसके, उसमें आपका फिक्स काम रहता है डेली का, भाई मेरे को ये काम करना है तो करना है, ठीक है। उसमें आपके साथ में एएनएम भी रहती है और जो भी स्टाफ है अलग वो भी रहता है, और सारा मोस्टली जो स्टाफ है वो एलोपैथी का रहता है एनएचएम के अंदर। फिर हम नेक्स्ट बात करें लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपकी पोस्टिंग की जो लोकेशन है वो कहाँ पे रहने वाली है। अगर हम आयुष मिशन की बात करें एनएएम की, तो आपकी जिला अस्पताल में भी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी पोस्टिंग रहेगी। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो आयुर्वेद का भी हो सकता है, एलोपैथी का भी हो सकता है, और सीएससी पे मोस्टली है वो सीएससी पे रहेगी, और सीएससी पे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें होगी। अब इसमें जो आयुर्वेद हॉस्पिटल वाले हैं, ये जिला अस्पताल है, कौन से है, एलोपैथी आयुर्वेद दोनों है, ठीक है। तो इसमें आपका बेनिफिट क्या हो सकता है आयुष मिशन के अंदर, तो आयुष मिशन में हमारा बेनिफिट ये होगा कि सीएससी लेवल पे जो भी है ना माहौल है वो मिलेगा, तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो ज़्यादा आएंगे, तो इसमें आपके जो पेशेंट से कांटेक्ट है वो भी क्या है ज़्यादा बढ़ जाएगा, पेशेंट से कांटेक्ट होगा, माहौल है वो अच्छा मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि ट्रांसफ़र है वो नहीं होगी, आपको एक जगह मिल गई वो ही रहेगी, ट्रांसफ़र है वो नहीं होगी। अभी जैसे चॉइस फिलिंग करवा रहे हैं, चॉइस फिलिंग के बाद क्या पोस्टिंग मिल जाएगी, पोस्टिंग के बाद अगर आप ट्रांसफ़र सोच रहे हो तो वो आपकी नहीं होने वाली है, जो सीएचसी मिल रही है उसी पे ही आपको रहना पड़ेगा। फिर दूसरी बात करते हैं एनएचएम के अंदर, तो एनएचएम में मित्रों पोस्टिंग है, मोस्टली पोस्टिंग है वो आपकी पीएससी पे होने वाली है, गाँव की पीएससी पे, ठीक है। अब एनएचएम में पीएससी पे ये बेनिफिट है कि पूरे राजस्थान के अंदर हर ब्लॉक में जो भी गांव में पीएससी वहाँ पे पद है, इसलिए आपको जो होम डिस्ट्रिक्ट है या घर के पास है वो पोस्टिंग मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। और इसमें एक मित्रों बेनिफिट ये है, मैंने सीनियर से भी पूछा था, आप पोस्टिंग मिलने के बाद में क्या है एनएचएम में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो, घर के पास कोई पोस्ट खाली है तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो। फिर साथियों एनएचएम का एक बेनिफिट ये है कि आप मान लो पीएससी पे आपकी पोस्टिंग हो गई, ठीक है, पीएससी पे, और वहाँ पे जो एएमओ एलोपैथिक वाला जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो मान लो आ नहीं रहा है, या थोड़ा सा अपने काम है वो नहीं कर रहा है, कोई तैयारी वगैरह कर रहा है, तो सब पूरी जो पीएससी है वो आपके हाथ में रहेगी, आयुष के हाथ में रहेगी। आप जिस पीएससी पे लगोगे वहीं आपको पेशेंट देखोगे, वहीं जो भी मतलब आपके साइड की जो पेशेंट बिल्डअप है वो भी कर रहे हो, साइड में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सारी पीएससी है वो आपके हवाले हो जाएगी। अब वो क्या है कि जो एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर और आपके बीच में क्या ट्यूनिंग कितनी है, उस हिसाब से क्या है कि आपको बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर, मतलब हम कौन से प्रोग्राम के अंदर जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो ज़्यादा मिलेगा। हम बात करें एनएचएम की, तो एक निश्चित स्थान और निश्चित कार्य के समय में नियमित जो पेशेंट होते हैं वो देखने का आपको अवसर मिलता है। इससे आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस, पेशेंट के साथ संपर्क और स्थानीय स्तर पर रेपुटेशन बनाने में मदद मिलती है। ये सही है, मतलब आप एक देख लो पीएससी के ऊपर लग गए, ठीक है, वहाँ पे जो डेली रूटीन के जो पेशेंट आ रहे हैं उनको आप देख रहे हो डेली, मान लो एक महीने भी कोई कंटिन्यू पेशेंट आ रहे हैं तो वो बोलेंगे वो डॉक्टर साहब है वो अच्छा देखते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, क्लिनिकल एक्सपीरियंस बढ़ेगा, पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट है वो बढ़ेगा, और स्थानीय स्तर पर रेपुटेशन, मतलब लोग धीरे धीरे आपको जानने लग जाएंगे कि उस पीएससी के अंदर वो डॉक्टर साहब है वो अच्छा देखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या रेपुटेशन भी बनती है और पेशेंट कॉन्टैक्ट भी बढ़ता है, ठीक है। फिर हम बात करें एनएएम की, ठीक है, आयुष मिशन में क्या होने वाला है, तो एनएएम के अंदर क्या है कि अलग अलग मिशन है और जो भी योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट है, तो इससे क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ है ठीक है होता है, लेकिन फील्ड वर्क का थोड़ा सा ज़्यादा अपने को एक्सपीरियंस होता है। अब इसमें क्या है कि पेशेंट जो कांटेक्ट है, पेशेंट बिल्डअप है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि आज आप एक गांव के अंदर हो, कल दूसरे गांव के अंदर हो, तीसरे गांव के अंदर हो, तो ऐसे क्या है कि पेशेंट से कांटेक्ट थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप एक जगह रहते हो तो थोड़ा बिल्डअप ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ फील्ड वर्क का आपका एनएएम के अंदर है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। सीएससी के ऊपर है, इसमें क्या है कि अच्छे एक्सपीरियंस है एनएएम के अंदर, लेकिन जो बाकी प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा क्या है कि एक्सपीरियंस और क्लिनिकल एक्सपोजर है वो आपका कम रहने वाला है। फिर मित्रों हम बात करें भविष्य, मतलब आपको तैयारी करनी है, साथ में और भी कोई पढ़ाई करनी है, तो उसमें क्या ऑप्शंस बन सकते हैं। तो मित्रों अभी जैसे मान लो बीएमएस है, जो भी पीजी वाले हैं उनकी देखो आरपीएस से आएगी, तो सबका क्या है कि टारगेट तो आरपीएस ही तो रहता ही रहता है, ठीक है, आरपीएस करने। तो एनएचएम के अंदर क्या फिक्स ड्यूटी होती है, इतना बजे से लेके इतना बजे तक अपने को जाना है, एक स्थान फिक्स होता है वहाँ पे जाना है, कोई टारगेट नहीं है, आप जाओ इतना बजे से इतना बजे बैठ के आ जाओ, ठीक है, काम जितना हुआ वो हुआ और वापस आके अपने तैयारी कर लो, एक अच्छा अपन रूटीन बना सकते हैं।
और NAM की बात करें तो अब जैसे जो CSC पे NPCDCS वाले उनको तो क्या CSC मिलती है, लेकिन बाकी जो मिशन में आपको मान लो पोस्टिंग मिल रही तो अब आपको 15,000 वाला टारगेट भी दे दिया, ये इतना टारगेट पूरा करो। आप में ये भी प्रेशर रहना है कि भाई ये मेरे को टारगेट पूरा करना ही करना है। पहले तो आप कहीं पे स्कूलों में चले गए, कोई भी गाँव में चले गए और वहाँ आपकी मतलब आने जाने में टाइम लग गया, डिस्टेंस कितनी है वो भी पता नहीं है, ठीक है, और वापस आके डाटा है वो भी क्या है फिल्डअप करना है, आगे भेजना है, ये सारा काम रहता है, इसमें वर्कलोड बहुत रहता है। और देखो साइड की पढ़ाई वगैरह रूटीन है, ये इसमें बहुत ही रहने के कम चांस है। इतना देखो CSE वालों को मिल सकते हैं, बट बाकी प्रोग्राम में मिलने में क्या बहुत ही मुश्किल है, इतना टाइम आपको इसमें नहीं मिलेगा जितना NHM के अंदर मिलता है। तो मित्रों हम बात करते हैं जो कई लोग बोल रहे हैं कि परमानेंट करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब जॉब की क्या है कि श्योरिटी है वो क्या रहने वाली है। तो अभी जो दोनों वैकेंसी निकली है उसमें उन्होंने क्लियर 1 साल के लिए लिखा है, लेकिन के कार्य जो अच्छा होगा तो आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो आगे तो मोस्टली देखो बढ़ती है, ठीक है ना, बंद वैसे ही नहीं होने वाली है। रेगुलर के नियमित करेंगे या नहीं करेंगे, देखो उसमें क्या CSR के नियम है, 5 से 9 साल तक स्क्रीनिंग होती है, तो दोनों के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। कानूनी तौर पर स्थायीकरण के मामले में कोई कम ज़्यादा तो है नहीं, अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो कब आपको परमानेंट करती है कब नहीं करती है। NHM के अंदर तो देखो क्या है कि कई सारे लोग हैं NHM में लगे थे और अब क्या है रिटायर भी हो गए, तो भी उनको परमानेंट किया नहीं, तो परमानेंट करने के चांस है वो कंप्लीट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। और फिर भी अगर हम बात करें कि कौन सी है मतलब जो मिशन के अंदर अपने को है वो परमानेंट है वो कर देंगे, तो NHM है वो पुराना है और बहुत बड़ा सिस्टम है, तो इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें मैंने सीनियर से भी डिस्कस किया था कि चांस बनता है कि गवर्नमेंट आने वाली गवर्नमेंट NHM के अंदर वो पहले परमानेंट करेगी, ये पूरी संभावना है। और अगर हम NAM की बात करें तो मित्रों NAM के अंदर क्या है कि अभी फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई है, तो परमानेंट करने का, कब करने का, नहीं करने का, हटाने का, ऐसा भी कोई अभी तक आइडिया नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। फिर मित्रों ये बात आती है कि NAM है वो कौन किसको लेना चाहिए, तो देखो जिसकी भाई इच्छा है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में ही रहूँगा, आयुर्वेद की ही क्लिनिकल प्रैक्टिस करूँगा, मुझे आयुर्वेद का ही सब कुछ करना है, तो वो क्या है कि देखो NAM चूज़ कर सकता है। और उसको क्या है, मान लो जिसको NPCDCS में CSC मिल रही है, CSC में क्या पेशेंट बिलोड ज़्यादा होता है, अच्छा माहौल होता है, तो उसको NAM चॉइस करनी चाहिए। जो अपने घर से दूर भी पोस्टिंग ले सकता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, भाई मैं घर से भी दूर रह लूँगा, ठीक है। और फिर क्या 15,000 का जो टारगेट मिलेगा, जो PLP मिलेगा, भाई वो मैं टारगेट पूरा कर लूँगा, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करूँगा, वर्कलोड से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा मेरे को 40,000 पेमेंट चाहिए, तो वो क्या है कि NAM है वो चूज़ कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें NHM और NAM की वर्कलोड की, तो मित्रों मैं आपको बता दूं NAM के अंदर है वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है ना। NHM में है वो इतना वर्कलोड नहीं रहेगा, NAM के अंदर NHM के अंदर वर्कलोड है बहुत कम रहेगा। इस चीज़ का कन्फर्म ये मुझे पता है कि NAM में वर्कलोड आपका ज़्यादा रहने वाला है। फिर बात करते हैं कि NHM है वो किसको चूज़ करना चाहिए, तो मित्रों देखो सबसे पहले मान लो आपकी ये प्राथमिकता है कि मेरे को तो घर के पास लगना है, ठीक है, या होम डिस्ट्रिक्ट में ही मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप NHM चूज़ करो, क्योंकि भविष्य में ट्रांसफ़र भी आप करवा सकते हो। फिर दूसरा टारगेट, भाई इतना टारगेट पूरा करना है, इतना डाटा सबमिट करना है, ये माथाफोड़ी अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हो देखो 28,000 रुपये मेरे महीने के आ जाए, मैं मेरे साइड की प्रैक्टिस करूँ, ठीक है, और अच्छा पेशेंट जो डेवलप है कॉन्टैक्ट है वो करूं, तो आप NHM ज्वाइन कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं जो RBS के प्रोग्राम है, एलोपैथी है, उसमें भी मान लो ऐसा नहीं है कि मेरे को आयुर्वेद ही करना, आप एलोपैथी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से NSM चूज कर सकते हो। फिर मान लो आपकी भविष्य की तैयारी में RPSC की करूँगा, अच्छा रूटीन बनाना चाहता हूँ और एक जगह क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस करूँगा, तो आप NHM ही ज्वाइन करें। एक मतलब यूँ कहा जाए कि NHM स्टेबिलिटी मतलब एक जगह आप है वो लग गए, ठीक है, तो वहाँ आपकी स्टेबिलिटी बन जाएगी। फिर आप चाहे घर के पास लगे हो चाहे दूर लगे हो, एक स्टेबल रह के आपका जो भी डेली रूटीन है, डेली काम है, प्रैक्टिस है, वो सारा NHM में कर सकते हो, जो NAM में इतना पॉसिबल नहीं है। मित्रों जो सारे सीनियर से हमने डिस्कशन किया है, ये मतलब भाई इसमें जो दोनों में से कौन सा है वो बेस्ट है, ठीक है, सब सीनियर से डिस्कशन करने के बाद में यही निर्णय निकला है कि सारे फैक्टर को अगर अपन ध्यान में रखें, और जो पहले से NHM और NAM में काम कर चुके हैं मेरे सीनियर्स है, उनका अनुभव के आधार पर हमने देखा जाए तो NHM ज्वाइन करना एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन निर्णय रहेगा। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं हो तो आप NAM ज्वाइन करो, NAM के अंदर आप जो CSE वाला NPCDCS प्रोग्राम है वो ज्वाइन करो, अगर वो नहीं मिले तो फिर है वो बाकी वाले प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो लास्ट में आपका निर्णय समय का है, फैसला आपका, अपने विवेक से आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे लिए क्या बेटर रहेगा। साथियों और कई क्या है कि मित्रों के मन में ये डाउट है कि बोनस है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मित्रों दोनों भर्ती है वो CSR रूल के तहत हो रही है। अगर मान लो भविष्य में कोई बोनस के चांस बनता है बोनस का,
तो दोनों भर्ती में ही बोनस आपको मिलेगा, एनएचएम में भी मिलेगा और एनईएम में भी मिलेगा बोनस का। अगर भविष्य में कोई भी चांस बनता है, वैसे तो सरकार ने क्या बोनस का, देखो नोटिफिकेशन के हिसाब से तो उन्होंने मना कर दिया, बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बोनस हुआ तो दोनों वैकेंसी के अंदर ही बोनस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक में मिलेगा और एक में नहीं मिलेगा, दोनों में ही मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्त के चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।